दोस्तों, दुनिया में हर इंसान के साथ कहीं ना कहीं एक दौर तो ऐसा जरूर आता है जिस वक्त वो पूरी तरह से टूट जाता है और जिंदगी और मौत से खेलता है। कहीं ना कहीं इस दौर का आना एक जिंदगी में जरूरी भी होता है, जिससे इंसान अपनी ज़रूरतों को जानता है और वो देखता है कि उसे आगे क्या करना चाहिए। कुछ चीज़ों से जब हम अनजान होते हैं तो हम उनसे रूबरू होते हैं और अचानक ही आने की वजह से हम एक बार के लिए टूट जाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और मैं एक ब्राह्मण परिवार का लड़का हूँ। वैसे तो आपने कई सारी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन मैं एक अलग और अजीब कहानी आपके सामने पेश करने के लिए आया हूँ। ये मेरी जिंदगी का सबसे डरावना किस्सा है, जिसके बाद मुझे सारी काली विद्याओं पर विश्वास होने लगा था। मैं एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो बचपन से ही मुझे घर वालों से इन विद्याओं के बारे में सीखने को मिला था। लेकिन हमारे ब्राह्मण परिवार में एक ऐसी चीज होती है जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। वैसे तो कहते हैं कि कम्बड की आत्मा बहुत ही भयानक होती है, लेकिन आज तक इस चीज को कोई नहीं जान पाया कि मैं जिस आत्मा की बात करूंगा उसका नाम लेने से भी लोग डर जाते हैं। कहते कि इस नाम का जप करने से पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए। खासकर हमें अपने घर में इस चीज का नाम नहीं लेना चाहिए। मैं भी इसका पूरा नाम नहीं बताना चाहता, क्योंकि इसके नाम से ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और घबराहट होने लगती है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो नाम आपके सामने पेश हो। तो आइए जानते हैं एक ऐसा डरावना किस्सा जो हर किसी के चपेट में आए तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। उस दिन मैं अपनी बुआ के यहाँ गया हुआ था और जब मैं बुआ से मिलकर वापस लौट रहा था तो मेरी बुआ ने कहा, अरे बेटा, तेरे फूफा ने तेरे लिए बॉक्स भेजा है, तू एक काम कर, इस बॉक्स को दूध की फैक्ट्री तक पहुंचा देना। मेरी बुआ ने कहा, देखो बेटा, मेरे कहने का मतलब ये था कि तुम इसको यहाँ घर के आसपास मत खोलना। एक काम करो, तुम इस बॉक्स को ले जाओ और घर से करीब 2 किलोमीटर दूर जाने के बाद ही इस बॉक्स को खोलना। पता नहीं क्यों, लेकिन बुआ जी की हरकत मुझे कुछ भी समझ में नहीं आई। फिर मैंने बुआ जी की बातों पर हामी भर दी। दरअसल मेरे फूफा जी यहाँ से बाहर रहते थे और दूसरी कंट्री में काम करते थे। उनके पैसे से यहाँ पर सब कुछ चलता था, और जब मुझे पता चला कि उन्होंने मेरे लिए कोई बॉक्स भेजा है तो मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसके बाद मैंने अपनी बुआ जी की बातों में हामी भरी और फिर उसके बाद मैं उस बॉक्स और अपने सामान को लेकर बुआ के घर से निकल पड़ा। इस वक्त काफ़ी रात हो गई थी और मुझे रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़कर अपने घर पर जाना था। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं बस से अपने गांव के लिए निकल जाऊंगा, लेकिन उतनी रात को बस का सफ़र मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। हालांकि ट्रेन में थोड़ा डर तो था, लेकिन वो सेफ थी। इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं ट्रेन से सफ़र करते हुए घर चला जाऊंगा, और मैं एक लड़का भी हूँ तो मुझे किसी से डरना नहीं था। उसके बाद मैं काफ़ी सारी बातों को अपने अंदर समेटकर वहाँ से निकल पड़ा। हालांकि थोड़ा थोड़ा डर तो लग रहा था, लेकिन इन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करके मैं स्टेशन पर पहुंचा। मेरा घर यहाँ से काफ़ी दूर था और मुझे वहाँ पर पहुँचते पहुँचते रात के 2 बजने वाले थे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा सफ़र करूँगा जो मेरी ज़िंदगी का सबसे लंबा सफ़र बन जाएगा। सफ़र तो लंबा हो ना हो, लेकिन वो लंबा महसूस ज़रूर होने वाला था। वो इतना डरावना सफ़र होने वाला था जिसके बारे में मैंने आज तक कभी सोचा नहीं होगा। उसके बाद मैं टिकट काउंटर पर पहुंच गया और टिकट लेकर वापस से स्टेशन पर लगी हुई कुर्सियों पर आकर बैठ गया। इस समय मेरे दिमाग में उसी बॉक्स का ख्याल आया और मैं उसको खोलने के खातिर काफ़ी ज़्यादा उतावला होता जा रहा था। मगर उसके बाद मुझे याद आया कि बुआ ने मुझे कसम दी थी कि मुझे इस एरिया के 2 किलोमीटर तक इसे नहीं खोलना था। इसलिए मैंने सोचा कि चलो अब मैं इसे बाद में खोल लूँगा। और फिर उसके बाद मुझे ट्रेन के आने का भी इंतज़ार था। वहीं कुछ देर के बाद मेरे कान में एक हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी और इस आवाज़ को सुनकर मेरी आंखें चमक उठी। फिर उसके बाद मैंने देखा कि स्टेशन की पटरियों के ऊपर अब लाइट चमक रही थी, यानी कि ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गई थी। और ये सब देखते मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि अब मैं घर जाने वाला था। वैसे भी घर वालों के बिना मेरा मन ही नहीं लग रहा था। और फिर उसके बाद मैं एक लोकल बोगी में बैठ गया। जैसे मैंने बोगी को देखा तो उसके ऊपर S1 लिखा हुआ था। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसके बाद बोगी के अंदर चला गया। वो ट्रेन काफ़ी लंबी थी, जो शायद एक्सप्रेस थी। उसके बाद मैंने देखा कि मैं जिस बोगी में सवार हुआ था उसके अंदर मात्र 2 या 3 गिने चुने लोग ही बैठे थे। और ऐसा होना लाजमी था, क्योंकि ट्रेन के अंदर इतनी रात को काफ़ी कम मुसाफिर सफ़र करते हैं। और फिर उसके बाद में इन सभी चीज़ों को इग्नोर करते हुए एक ट्रेन की एक सीट पर बैठ गया और फिर उसके बाद बाहर का नज़ारा देखने लगा। और इसी बीच मेरी नज़र
उस बॉक्स पर पड़ी जो मुझे अपनी बुआ ने मेरे हाथ में थमाया था। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं इस बॉक्स को खोलकर देख सकता हूँ, क्योंकि अब तो मैं काफ़ी दूर आ गया था। और फिर उसके बाद मैंने जैसे उस बॉक्स को खोला तो उसके अंदर से सफ़ेद रंग का धुआं उड़ने लगा। उस धुएं से मुझे खांसी आने लगी और मैं जोर जोर से चीख पड़ा। तभी मैंने देखा कि उस बॉक्स के अंदर एक सोने की चीज़ थी जो दिखने में काफ़ी गजब की थी। उसके बाद जैसे मैंने उसे हाथ लगाने की कोशिश की तो मुझे एक करंट का झटका लगा। सच में ये चीज़ मुझे परेशान कर रही थी। एक पल के लिए मैं पूरा डर गया था। फिर उसके बाद मैं उस बॉक्स को छोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब वो मेरे हाथ से बहुत ही बुरी तरह से चिपक चुका था। मैं उसे नीचे गिराने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नीचे गिर ही नहीं रहा था और वो सोने की चीज एकदम से बाहर निकल गई और नीचे गिर पड़ी। उसके बाद जैसे ही मैंने उसे नीचे गिरते देखा तो मैंने पाया कि अब वो किसी सूरज की तरह चमक रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब उसके अंदर अपने आप ही रोशनी चमकने लगी है। मैं उसकी तरफ लगातार देखता जा रहा था और तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजने लगी। जैसे ही मैंने फ़ोन देखा तो फ़ोन पर मेरी बुआ थी। फ़ोन पर बुआ को देखते ही मैंने तुरंत ही फ़ोन उठाया और उसके बाद सामने से आवाज़ आई, बेटा मुझे माफ़ कर देना, लेकिन काफ़ी दिनों से हमारे घर में ये बला हमारा पीछा नहीं छोड़ रही थी। मैंने सुना था कि अगर 2 दिन और ये हमारे घर के अंदर मौजूद रहती तो हम में से एक किसी की जान ले लेती। मुझे नहीं पता अब तुम्हारे साथ क्या होगा, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि ये तुम्हारी जान ले सकती है। और तुम चिंता मत करना, तुम्हारे घर वालों की जिम्मेदारी हम अपने सर उठा लेंगे। मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं था। दोस्तों, ये सुनकर मुझे अपनी बुआ पर इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया कि मैं आपको बता नहीं सकता। उस वक्त मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है और अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन वो कहते हैं ना, इत्तेफाक ऐसी ही चीज़ होती है, कहीं ना कहीं इंसान की ज़िंदगी को या तो पूरी तरह से ख़त्म कर देती है या फिर ख़त्म हुई ज़िंदगी को फिर से नई शुरुआत दे देती है। इस बार मुझे लगा था कि शायद मैं मरने वाला हूँ और आज की रात आखिरी रात होने वाली है। मैं हताश होकर सीट पर बैठ गया। सीट पर बैठते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है और खुद घर वालों ने ही मुझे धोखा दे दिया है, जिसका मुझे अभी तक अंदाज़ा नहीं था कि मेरे घर वाले भी मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। और तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। जैसे ही पीछे से हाथ रखा गया तो मैंने पलटते हुए देखा। मैंने देखा कि भगवा रंग के कपड़े पहने हुए एक पंडित जैसे बड़े आदमी मेरे पीछे खड़े थे। उन्हें मैंने अपने सामने खड़ा होता हुआ देखकर उनके पैर छुए। मुझे नहीं मालूम कि वो कौन थे, लेकिन मैं अपने से बड़े साधु बाबा के पैर छूने में ज़्यादा संकोच नहीं करता था। और उसके बाद उन्होंने कहा, मुझे पता है बेटा तुम किस मुसीबत में हो और इस मुसीबत से निकलना बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये मुसीबत जब इंसान के गले पड़ जाती है तो उसका कलेजा अंदर से कांप जाता है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो अभी एक रेलवे स्टेशन आएगा। उस रेलवे स्टेशन का नाम होगा बेतुका रेलवे स्टेशन। उस रेलवे स्टेशन के बाएं तरफ एक गहरा कुआं बना है। अगर तुम उस कुएं के अंदर इस बॉक्स को डाल दोगे तो शायद तुम बच जाओगे। और हाँ, उस कुएं के पास जाना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारी काली शक्तियाँ उसके आसपास मंडराती हैं। दोस्तों, उस बाबा ने मेरी कलाई पर धागा बांध दिया और कहा, जब तक तुम्हारे हाथ पर यह धागा होगा तब तक वो काली शक्तियाँ तुम्हें कम नुकसान दे पाएंगी। ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें मारने की कोशिश नहीं करेंगी। चाहे तुम्हारे अंदर कितनी भी शक्तियाँ हो, वो तुम्हें नुकसान तो पहुँचाएंगी ही, और अपनी जान बचाने की खातिर तुम्हें इतना तो करना ही होगा। मुझे लगा कि मैं एक कोशिश तो कर सकता हूँ। अगर मैं नहीं बचा तो भी मेरे लिए क्या गलत साबित हो जाएगा। मुझे मरना तो था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उस कुएं की गहराई तक जाकर देख लूँगा। अगर अपनी जान बचा पाया तब तो ठीक है, और अगर नहीं बचा पाया तो भी मैं क्या कर सकता था। फिर उसके बाद वो सोने की चीज़ फिर से मुझे उसी बॉक्स के अंदर नजर आने लगी और वो किसी बिजली की तरह चमक रही थी। जैसे वो साधु बाबा वहाँ से निकले तभी मेरे कान में एक आवाज़ आने लगी, छोड़ दो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और फिर वही आवाज़ डरावनी हंसी में बदल गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत ही जोर जोर से हंस रहा है। और तभी मेरी नज़र मेरी बगल वाली सीट पर गई तो मैंने अपनी गर्दन घुमाकर जब अपनी बगल वाली सीट पर देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने मौत को देख लिया था। एक बहुत ही अजीब सी औरत मेरी बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं था। जब धीरे धीरे उसका शरीर मेरी आंखों के सामने आने लगा तब मैं बहुत ही बुरी तरीके से घबरा गया। तभी मैंने देखा कि उसका शरीर किसी बूढ़ी औरत की तरह था।
उसके हाथ पर कुचले हुए थे और उसका चेहरा इतना ज्यादा खौफनाक था जिसे देखकर मेरे मुंह से भयंकर चीख निकल गई। लेकिन दोस्तों, जोरदार चीख निकलने के बाद भी वहां कोई मेरी मदद करने के लिए नहीं आया, क्योंकि अब वो बोगी तो खाली हो चुकी थी और दूसरी बोगी में ट्रेन स्पीड से चलने के कारण मेरी आवाजें नहीं जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी मौत के कुएं में फंस गया हूँ और अब चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। वो महिला भी मेरे बगल में ही बैठी रही, ना तो वो वहां से गायब हो रही थी और मैं भी अब बहुत ही बुरी हालत में था। तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या। सारी चीजें मेरी समझ से बाहर हो चुकी थी। लेकिन उसके कुछ देर के बाद मुझे एक रेलवे स्टेशन नजर आने लगा। उस रेलवे स्टेशन पर बेतुका नाम लिखा हुआ था, यानी कि वो स्टेशन आ चुका था जिसका अब मुझे इंतजार था, जहां मैं अपने खतरों से खेलने वाला था। वो महिला अभी भी मेरे बगल में बैठी हुई थी और उसे देखकर मुझे घिन आ रही थी। उल्टी करने का भी मन कर रहा था, लेकिन उस वक्त मैं कोई भी हलचल करने के लिए तैयार नहीं था। ट्रेन को धीमा पड़ते हुए देखकर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये महिला कब गायब होने वाली है। उस महिला ने एक बार के लिए मेरी तरफ देखा और उसके बाद फिर से एक बार हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी ज्यादा डरावनी थी कि मानो अब वो मेरी जान लेने वाली थी। और उसके बाद वो वहां से गायब हो गई। उसके गायब होते ही मैं जल्दी से स्टेशन पर उतर गया और मेरे हाथ में एक बॉक्स था, लेकिन वो बॉक्स मेरे हाथ से नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, मानो वो मेरे खाल से चिपक गया था और अब मैं कुछ भी करके उसे निकाल नहीं सकता था। उसके बाद मैं उस आदमी के बताए अनुसार उस तरफ चल पड़ा जहां पर वो कुआं बना हुआ था। उस कुएं को अपने एकदम करीब से देखकर मैं बहुत ही बुरी तरह से घबरा गया था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं करूं तो करूं क्या। जैसे जैसे मेरे पैर उसकी ओर निकट जा रहे थे, वैसे वैसे मुझे और भी ज्यादा घबराहट होने लगी। लेकिन उस पंडित बाबा ने बताया था कि जैसे मैं उस कुएं के एकदम पास पहुंच जाऊंगा तो मेरे ऊपर कुछ होने लगेगा, यानी वहां की ऊपरी शक्ति मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश करेंगी। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। अचानक ही मुझे कुछ परछाइयों ने एकदम से घेर लिया और वो मेरे चारों तरफ मंडराने लगी, लेकिन मैं थमा नहीं और अपने कदमों को लगातार उस कुएं की तरफ बढ़ाता रहा। फिर मेरे सर में एक बहुत ही जोर की चोट लग गई। इतनी जोर की चोट थी कि मेरी आंखों के सामने बेहद ही तेज बिजली चमक गई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और अभी मैं उस धागे की जलन को महसूस कर पा रहा था। जैसे मैं उस कुएं की एक दीवार के पास पहुंचा तो मुझे पीछे से धक्का लगने लगा, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला और उस बॉक्स को उस कुएं के अंदर धकेल दिया और फिर वो बॉक्स मेरे हाथ से छूटकर सीधा उस कुएं में गिर गया। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई लकड़ी कुएं में गिरी हो। उसके बाद मैंने आओ देखा न ताओ और पीछे मुड़कर और तेज गति से वहां से भागने लगा। ट्रेन अभी भी स्टेशन पर रुकी हुई थी और मेरा पूरा शरीर अब पसीने से तरबतर हो गया था, तो मैं जल्दी से भागा और दूसरी बोगी में चढ़ गया। उसके बाद मैं जैसे ही ट्रेन में पहुंचा तो मैंने देखा कि ट्रेन के सारे मुसाफिर लोग एक साथ मुझे देखते जा रहे थे। उन्हें पता था कि मैं उस कुएं की तरफ से भागता हुआ आया हूँ। उन्होंने एक बार के लिए मुझे शक की नजरों से देखना शुरू कर दिया, लेकिन मैंने भी ज्यादा देर तक उन्हें कंफ्यूज नहीं रहने दिया और सारी बात बता दी। दोस्तों, मेरी बात सुनकर उन्होंने बताया कि वो कुआं मुक्ति का धाम है। वहाँ काफी सारी काली आत्माओं को उस कुएं के अंदर दफनाया जाता है, पर मुझे नहीं पता कि उस कुएं का राज क्या था। लेकिन मैंने उस ट्रेन में उस साधु बाबा को खोजने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिले। मुझे लगता है कि उस रात शायद भगवान ने ही मेरी मदद की थी, जो किसी रूप में आए थे। और उसके बाद जब मैंने उस बॉक्स की जानकारी निकाली तो मेरे होश उड़ गए। वो बॉक्स इतना ज्यादा घातक होगा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो आखिर उस बॉक्स की क्या सच्चाई थी और आगे मेरी बुआ के साथ क्या होने वाला था, ये सब जानने के लिए मैंने ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा और अपनी बुआ से दूरी बना ली। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।